गुज़श्ता कुछ वीडियोस में हमने न्यूटन्स सेकंड लॉ की इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस की थी, जिसका मतलब था कि जिन सिस्टम्स को हम स्टडी कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम की हालत में थे। और हमें पता है कि इक्विलिब्रियम की अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये वाली है कि किसी भी सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही होती हैं उनका सम ज़ीरो के इक्वल हो, यानी उस सिस्टम के अंदर कोई नेट एक्सेलरेशन ना हो, नेट लीनियर एक्सेलरेशन। और सिमिलरली अगर उस सिस्टम के ऊपर लगने वाले टार्क्स का सम भी ज़ीरो हो तो हम कहते थे कि सिस्टम जो है वो कंप्लीट इक्विलिब्रियम में है, यानी ना तो उसके अंदर लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद है और ना ही उसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है। आज हम इसी चीज़ को आगे एक्सटेंड करने लगे हैं कि क्या हो अगर हमारे पास सिस्टम जो है वो नॉन इक्विलिब्रियम की हालत में हो, यानी उस सिस्टम के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन फोर्सेस के एक्शन के अंडर हमारे पास कोई लीनियर एक्सेलरेशन भी उसमें पैदा हो रहा हो और जितने भी उसके ऊपर टार्क्स एक्ट कर रहे हैं उनके एक्शन के अंदर उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन भी पैदा हो रहा हो। तो फिर इस तरह के सिस्टम्स को हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो प्रीवियस 3 वीडियोस थी उनमें हमने इन दो इक्वेशंस को यूज़ करके अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे। आज हम इन दो इक्वेशंस को, जो कि ऑफ कोर्स इन्हीं ऊपर वाली जो इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास दो इक्वेशंस थी उनकी मॉडिफाइड फॉर्म है, उनको यूज़ करके देखेंगे कि हम प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। जस्ट अ क्विक रिवीजन कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये तो आपको शायद बहुत लंबे अरसे से याद हो, समेशन एफ इक्वल्स एम में, इट्स न्यूटन्स सेकंड लॉ, जो ग़ालिबन फर्स्ट टाइम आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम श्योर अबाउट इट कि ये एक्सप्रेशन तो आपको याद होगी। ये जो दूसरी एक्सप्रेशन है इसको हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है, इसी चैप्टर के स्टार्ट में। एंड सिंस दिस चैप्टर इज़ गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर था और ऑफ कोर्स मैं भी इसमें काफ़ी टाइम ले रहा था, तो मैं ये रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है ये आपने इसी चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ी थी। हमने टार्क का फार्मूला डिराइव किया था। इसके अंदर ये जो अल्फ़ा है ये सिस्टम के अंदर जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो है, और ये जो कैपिटल आई है इसको हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर रोटेशनल इनर्शिया कहा था, उस ऑब्जेक्ट का जो अंडर स्टडी होता है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया है जो अंडर स्टडी होता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल इनर्शिया ये मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ होती है। और ये मैस उस जिस्म की मैस जिसके हम रोटेशन इनर्शिया की बात कर रहे होते हैं उसकी मैस और उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो खैर ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, इट वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन। तो मैं अब इस लेक्चर में इन दो एक्सप्रेशंस को यूज़ करने वाला हूँ और ये देखेंगे हम कि हमारे पास जो सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम की हालत में होते हैं, यानी उनके अंदर एक्सेलरेशंस मौजूद होते हैं, उनको हम किस तरह स्टडी कर सकते हैं। और जो फर्स्ट प्रॉब्लम इसके रिलेटेड मैं करने जा रहा हूँ वो ये प्रॉब्लम सैम्पल प्रॉब्लम 9.10 है, हेलिडे, रेज़निक और क्रेन की बुक से। और इसकी स्टेटमेंट ये है, फिगर 9.26 शोज़ अ पुली। तो ये हमारे पास डायग्राम है, विच कैन बी कंसिडर्ड एज अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मैस 2.5 kilograms एंड radius 20 centimeter mounted on a fixed frictionless horizontal axle। ठीक है, तो ये हमारे पास पुल्ली है जिसकी मैस भी दी हुई है और उसका रेडियस भी दिया हुआ है, और ये ऑफ कोर्स इस एक्सल के अराउंड घूम सकती है। फर्दर ये बताया कि अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.2 किलोग्राम हैंग्स फ्रॉम अ लाइट कॉर्ड दैट इज़ रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द डिस्क। तो ये हमारे पास मैस है जो इस रस्सी की मदद से इस पुल्ली के ऊपर लटकाया गया है, रैप किया गया है। और ऑफ कोर्स ये मैस जो है अगर इसको आज़ाद छोड़ा जाएगा तो ये नीचे की जाने मूव करेगा, विच मीन्स कि इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक। तो हमने इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एंड द टेंशन इन द कॉर्ड एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क। तो पहले तो आप इस चीज़ को यकीनी बना लें कि जब ये मैस जो है ये जब रोप अनरैप होती है पुल्ली के ऊपर तो ये मैस नीचे गिरती है। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि जब ये नीचे गिरेगी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लीनियर एक्सेलरेशन मौजूद होगा जो हमने कैलकुलेट करना है।
सेकेंडली अब चूँकि ये मैस जो है ये रस्सी की मदद से पुल्ली के ऊपर से गुजारी गई है, तो रस्सी के अंदर कुछ टेंशन भी होगी, तो टेंशन भी इट मेक्स सेंस कि उस रस्सी के अंदर मौजूद हो। थर्डली उन्होंने पूछा है एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क, के इस डिस्क का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। और जब भी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात आती है तो हमें पता है कि ये उन जगहों पे होता है जहाँ पे हमारे पास सिस्टम जो है वो रोटेट कर रहा होता है। और इसका मतलब है अगर हमसे पुल्ली का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा गया है तो इट मीन्स कि पुल्ली रोटेट करती है, एंड यू नीड टू मेक श्योर कि ये पुल्ली वाकई ही रोटेट करती है। और वो करती है इसलिए क्योंकि ये जो रोप है ये इस पुल्ली के ऊपर ऐसे वाउंड की गई है, और जब ये अनवाइंड होती है यानी ये मैस जब नीचे गिरती है तो ऑफ कोर्स रोप अनवाइंड होगी, तो पुल्ली जो है ये रोटेट करेगी, और इस रोटेशन की वजह से ऑफ कोर्स पुल्ली के अंदर कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड सो वी वांट टू कैलकुलेट दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के हमने जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ी है इट मेक्स सेंस कि जो चीज़ें भी हमसे पूछी गई हैं दे आर एक्चुअली हैपनिंग इनसाइड आवर सिस्टम, जो कि ये पुल्ली और मैस का सिस्टम है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमने सबसे पहले जो करते होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेप्स वही हैं, वो जो 4 स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आप अपना सिस्टम डिफ़ाइन करें, एंड दिस इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि हमारा जो सिस्टम है वो ये वाला है। सेकंड स्टेप में हम ये करते होते थे कि इस सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा करते होते थे। नाउ लेट मी क्विकली मेक अ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस सिस्टम। और फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कोर्स ड्रा करने के लिए मुझे सिर्फ पुल्ली को ड्रा करने की ज़रूरत है। सो हम गोना प्लॉट द पुल्ली हेयर, और पुल्ली के ऊपर से फिर मैं ये दिखाऊंगा कि किस तरह जो मैस है वो अटैच है। तो ये हमारे पास पुल्ली बन गई, और पुल्ली का सेंटर से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट तक, लेट्स कॉल दिस पॉइंट, तो ये हमारे पास डिस्टेंस आर है जो उसके रेडियस के बराबर है। अब मैं एक रोप दिखाता हूँ इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस रोप से ऑफ कोर्स हमारी मैस जो है वो अटैच है, एंड लेट मी एक्चुअली यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर मैस। तो ये वो मैस है जो इस पुल्ली से अटैच है विद द हेल्प ऑफ रोप, और ये वाली जो मैस है इसको उन्होंने स्मॉल एम कहा है, इट्स 1.2 किलोग्राम्स। ओके, आई एम नॉट श्योर कि ये कलर जो है ये कितना विजिबल है, सो आई विल नॉट बी यूजिंग दिस अगेन। लेकिन अब चूँकि मैंने यूज़ कर लिया तो अब तक हम इसको रखेंगे जितना भी यूज़ कर लिया है। सो अब देखें कि इसका जो वेट है इस मैस का वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और उस वेट को मैं अब रिप्रेजेंट करने लगा हूँ W से, और ये इक्वल होगा M टाइम्स G के। और चूँकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो हमारे पास टेंशन भी होगी इस स्ट्रिंग के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास टेंशन है, और ऑफ कोर्स यही टेंशन जो पुल्ली के ऊपर लगेगी वो यहाँ पे भी होगी। और मैंने यहाँ पे आप देखेंगे टेंशन को ऊपर और नीचे की जानिब दिखाया, और उसकी रीज़न ये है कि टेंशन जो है वो पूरी स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होती है। सही है, तो ये जो बॉटम पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर चूँकि वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो टेंशन की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है। सही है, इस पॉइंट के ऊपर देखें तो पूरा का पूरा मैस जो है वो स्ट्रिंग को नीचे की जानब खींचता है, तो टेंशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। लेकिन एज अ होल जो हमारी पूरी स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन है वो कैपिटल T है। हम टेंशन के लिए हमेशा से T ही यूज़ करते हैं, तो ये कैपिटल T उसका सिंबल है, एंड दैट्स ऑल, दैट्स आवर सिस्टम। तो अब हमारे पास पहले 2 पॉइंट हो गए, यानी हमने सिस्टम डिफ़ाइन कर लिया और सिस्टम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा कर ली। अब थर्ड स्टेप आपको याद हो कि हमने ये इक्वेशन अप्लाई करनी होती थी प्रीवियसली, और आज के केस में हम ये वाली एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे बिकॉज वी हैव सम एक्सेलरेशन, सम लीनियर एक्सेलरेशन इन द सिस्टम। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम आप ज़रा देखें मैं इस तरह डिफ़ाइन करने लगा हूँ कि मेरा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स राइट है, जैसे मैं हमेशा से इसको डिफ़ाइन करता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव वाई को डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ़ाइन कर रहा हूँ, एंड इट्स माय फ्रीडम। मैंने हमेशा से आपको बताया है कि ये चीज़ जो है ये आपकी फ्रीडम है, और इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मैं इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये जो मैस है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो चूँकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो मैं इसको वाई एक्सिस को पॉजिटिव डाउनवर्ड डिफ़ाइन कर लेता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि मेरा जो एक्सेलरेशन आएगा इस सिनेरियो में वो पॉजिटिव आएगा ऑफ कोर्स। तो
ये आपकी टोटल फ्रीडम है कि आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को। लेकिन अगर आपको इससे कन्फ्यूजन होती है तो मैं इसको अरेज करके अपवर्ड डायरेक्शन में भी डिफ़ाइन कर सकता हूँ। एंड लेट मी एक्चुअली डू दैट। लेट्स गो विद द यूजुअल वे कि हमारा पॉजिटिव वाई अपवर्ड है और पॉजिटिव एक्स जो है वो टुवर्ड्स राइट है। चलें, अब मैंने इक्वेशन लिखनी है ये वाली जो कंडीशन है उसको यूज़ करके, समेशन एफ इक्वल्स एम ए। और अगर मैं इसको लिखता हूँ तो हमें पता है कि समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम ए फॉर एक्स डायरेक्टेड फोर्सेस। सो दिस वुड बी समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम टाइम्स ए एक्स। और ये इक्वेशन जो है ये हमें सिंपली नल की कंडीशन देती है, यानी ज़ीरो इक्वल्स ज़ीरो आता है हमारे पास, क्योंकि एक्स एक्सेस की तरफ ना तो कोई एक्सेलरेशन है और ना ही कोई फोर्स लग रही है। तो इस इक्वेशन से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। जो दूसरी हमारे पास कंडीशन है वो है समेशन एफ वाई इक्वल्स एम टाइम्स ए वाई। और मैं इसको अब एम टाइम्स सिंपली ए कह लेता हूँ, और उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास एक ही एक्सेलरेशन है सिस्टम के अंदर, लीनियर एक्सेलरेशन, और उसका वाई कंपोनेंट है। तो चूँकि एक ही है तो हम बार बार वाई नहीं लिखते बल्कि सिंपली उसको एम टाइम्स ए कह लेते हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन बन गई। अब हमने देखना है कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं इस सिस्टम के ऊपर। तो आप यहाँ पे गौर करें कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास एम जी जो उसका वेट है वो एक्ट कर रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन एक्ट कर रही है। तो दो ही फोर्सेस हैं। तो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ये बन जाएगी एम जी माइनस टी इक्वल्स एम टाइम्स ए। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन को मैं अब यूँ कहते हैं कि इसको हम बॉक्स के अंदर लिख लेते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, क्योंकि हमें टेंशन चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए, और इस इक्वेशन में वो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो ऑफ कोर्स इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। ये तो आ गई हमारे पास कंडीशन समेशन एफ इक्वल्स एम टाइम्स ए। अब हमारे पास एक कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन है टार्क्स के ऊपर, और वो है समेशन टाउ इक्वल्स आई टाइम्स अल्फ़ा। और समेशन टाउ इक्वल्स आई टाइम अल्फ़ा जब आप यूज़ करते हैं, सो दिस वाज माय फर्स्ट कंडीशन। और जो सेकंड कंडीशन है वो है समेशन टाउ, और इस केस में ऑफ कोर्स टाउ जी होगा क्योंकि हमारा जेड कंपोनेंट ही है सिर्फ, यानी हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है, ये जो पुल्ली है इस केस में वो जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है। तो ये बन जाएगा आई टाइम्स अल्फ़ा जी, जिसको आप अगेन समेशन टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्योंकि सिर्फ जेड एक्सिस है तो हम बार बार जेड एक्सिस को नहीं लिखते। तो ये बन गई। अब हमने डिफ़ाइन करना है जेड एक्सिस भी, और जेड एक्सिस आप इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगेन इस डायग्राम में आएँ और इस डायग्राम में देखें कि ये वो पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द पुल्ली रोटेट कर रही है। तो इस पॉइंट को अब मैं डिफ़ाइन करता हूँ पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, लेट मी, आई नीड स्पेस, सो लेट मी सी व्हाट आई कैन डू। तो हमारा जो यहाँ से पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगा, पॉजिटिव जेड, इट्स आउट ऑफ द प्लेन, बिल्कुल जैसे मैं पहले करता हूँ कि हमारा जो पॉजिटिव जेड एक्सिस है यहाँ पे वो प्लेन से बाहर आ रहा है। और अगर प्लेन से बाहर आ रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस, तो फिर हम देख सकते हैं कि चूँकि हमारे पास ये वाली फोर्स, ये वाली टेंशन फोर्स एक डिस्टेंस आर के ऊपर एक्ट कर रही है इस जेड एक्सिस से, और अगर आप अपने राइट हैंड को इस जेड एक्सिस के ऊपर रखें और फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारा जो थंब है वो आउट ऑफ द प्लेन आता है। तो जो टार्क प्रोड्यूस होगा इस टेंशन की वजह से वो पॉजिटिव होगा, और आर और टी के दरमियान एंगल 90 है। तो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है टार्क वाली, ये वाली एक्सप्रेशन, ये सिंपली हमारे पास बन जाएगी टी टाइम्स आर टाइम्स साइन ऑफ एंगल थीटा, और थीटा हमारे पास यहाँ पे 90 है, तो ये साइन थीटा जो है ये 1 हो जाएगा, और हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाती है टी आर इक्वल्स आई अल्फ़ा। और यहाँ से आप हमारे पास टी जो है वो फ़ौरन से आ जाता है टी इक्वल्स आई अल्फ़ा डिवाइड बाई आर। और आई जो है, चूँकि ये डिस्क है, जो हमारे पास ये पुल्ली है ये एक डिस्क है, और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है हाफ एम आर स्क्वायर्ड होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास हाफ
एम कैपिटल एम है क्योंकि पुली है और पुली की मैस जो है वो कैपिटल एम है, तो हाफ एम आर स्क्वायर टाइम्स एल्फ़ा डिवाइड बाई आर, और यहाँ से हमारे पास जो टेंशन है उसका फार्मूला आ जाएगा एम आर एल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि एक अल्फ़ा जो है वो एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और मैं इसको भी अब इस बॉक्स के अंदर लिख लेता हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट। अब ज़रा गौर करें, हमें 3 चीज़ें चाहिए थी। 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, कौन कौन सी? यहाँ पे जो हमसे पूछा गया है वो है कि लीनियर एक्सेलरेशन, टेंशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और हमारे पास जो 2 इक्विलिब्रियम की कंडीशंस थी, ये वाली और ये वाली, इन 2 कंडीशंस को यूज़ करके हमने 2 इक्वेशंस निकाल ली हैं, ये एक पहली और ये दूसरी। और ये दोनों इक्वेशंस जो हैं इनमें वो क्वांटिटीज़ हैं जो हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे इस इक्वेशन में टी है और ए है, हमें चाहिए थे, और इस इक्वेशन में टी और एल्फ़ा है जो अगेन हमें चाहिए। तो हमें 3 चीज़ें चाहिए और हमारे पास 2 इक्वेशन हैं। और आपको रूल पता होगा मैथमेटिक्स का कि आपको जितनी क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड होती हैं, जितने अननोन्स होते हैं हमारे पास, हमें कम से कम उतनी ही इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, जितने अननोन्स हों कम से कम उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास अगर हमने उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें एक और इक्वेशन रिक्वायर्ड है जिसको हम यूज़ करके इन तीनों अननोन्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकें। और अब आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सी इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। एंड दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड पॉइंट जो आपको ये बताता है कि जो चीज़ आप किसी टॉपिक में पढ़ के आते हैं या किसी चैप्टर में आप पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ वही नहीं यूज़ होती प्रॉब्लम्स में, बल्कि प्रॉब्लम्स ये अज्यूम करते हैं कि जो चीज़ें भी अब तक आप पढ़ चुके हैं फ़िज़िक्स में, यानी पहले 8 चैप्टर में जो चीज़ें भी आप पढ़ चुके हैं उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो सकता है। एंड दिस इज़ दी जनरल रूल ऑफ फिज़िक्स कि अगर आप 5वें चैप्टर के ऊपर मौजूद हैं तो वो बुक वाला ये अज्यूम कर रहा होता है कि अगर कोई कॉन्सेप्ट पहले 4 चैप्टर्स में से भी आपको यूज़ करना पड़े तो आप कर लेंगे। एंड सेम रूल अप्लाइज हेयर। यहाँ पे भी हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जो आप 8वें चैप्टर में पढ़ के आए, और वो जो फार्मूला है वो रिलेट करता है एंगुलर एक्सेलरेशन को लीनियर एक्सेलरेशन से। और अगर आपको याद हो तो वो फार्मूला था ए इक्वल्स एल्फ़ा आर। ये फार्मूला रिलेट करता है लीनियर एक्सेलरेशन ए को एंगुलर एक्सेलरेशन एल्फ़ा से। किसी भी ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा हो और उसका रेडियस जो है वो आर हो। रेडियस जनरली फासला होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं और 3 ही अननोन्स आ गए हैं। तो अब हम इन 3 इक्वेशंस को 3 अननोन्स के लिए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो मैं ये करने वाला हूँ कि ये वाली जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को मैं इस पहले वाली एक्सप्रेशन में यूज़ करने लगा हूँ। सही है, मैं ज़रा इन एक्सप्रेशंस को नाम भी दे लूँ क्योंकि अब हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गई हैं, तो इनको नाम देना ज़्यादा अच्छा है ताकि हम सिंपली ये कह सकें कि हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में यूज़ करते हैं। तो अब मैं यूज़ करने लगा हूँ इक्वेशन 3 को इक्वेशन 1 में। तो जब मैं इक्वेशन 3 को यूज़ करता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मैं इक्वेशन 1 को सॉल्व कर सकता हूँ टी के लिए। तो मैं लिखूँगा इक्वेशन 1 गिव्स, मैंने यहाँ पे 1 यूज़ किया है, यहाँ पे ये वाला 1, यहाँ पे ये वाला 1 यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट मी एक्चुअली चेंज इट कि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 1 है वो हमें देती है टी के लिए अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये बन जाएगा टी इक्वल्स एम जी माइनस एम टाइम्स ए, और ए की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 3 से सब्सटीट्यूट करूँ तो ये बन जाएगा एम जी माइनस एम एल्फ़ा आर। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास टी की वैल्यू आ गई और मेरे पास अब देखें कि इस एक्सप्रेशन में टी जो है वो रिलेटेड है अल्फ़ा से। बाकी जी एम और आर ये सारी चीज़ें हमें मालूम है।
और इसमें भी टी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्फ़ा से रिलेटेड है। तो इसका मतलब है कि इन दो इक्वेशंस को अब हम सॉल्व कर सकते हैं अल्फ़ा के लिए या टी के लिए। तो जो सबसे पहला काम मैं करने लगा हूँ वो मैं अल्फ़ा के लिए सॉल्व करने लगा हूँ। तो अगर मैं अल्फ़ा टी की ये वाली वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास बन जाएगी एम आर अल्फ़ा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स एम जी माइनस एम अल्फ़ा आर। तो चूँकि मुझे अल्फ़ा चाहिए तो मैं अल्फ़ा वाली सारी टर्म्स को एक साइड पे ले जाता हूँ। तो अगर मैं इस टर्म को, ये वाली जो टर्म है, इसको लेफ़्ट पे ले आऊँ तो ये मेरे पास बन जाएगा लेफ़्ट हैंड साइड पे कैपिटल एम आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्मॉल एम आर टाइम्स अल्फ़ा। मैंने अल्फ़ा को कॉमन ले लिया है दोनों टर्म्स से और राइट साइड रह जाएगी स्मॉल एम जी। और अब आप देख सकते हैं कि मैं अल्फ़ा के लिए इसको सॉल्व कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको अल्फ़ा के लिए सॉल्व करूँ तो ये लेफ़्ट साइड मेरे पास बन जाएगी कैपिटल एम आर प्लस 2m आर होल डिवाइड बाई 2, मैंने एलसीएम ले लिया इसका, मल्टीप्लाइड बाई अल्फ़ा इक्वल्स एम टाइम्स जी। और यहाँ से मेरे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 2mg डिवाइडेड बाई कैपिटल एम कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल एम आर। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा की। और मुझे इसको ब्रैकेट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज दिस इज़ जस्ट वन इक्वेशन इन अल्फ़ा। तो हमने अल्फ़ा के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन हमने फाइंड कर लिया। ओके, तो अब हमारे पास एम जी और आर की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो अगर आप ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें तो जो अल्फ़ा की वैल्यू आती है एक्चुअली वो आती है 24 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। तो अल्फ़ा की वैल्यू आती है 24 रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर। और ये हमने अल्फ़ा फाइंड कर लिया, उसकी न्यूमेरिक वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब ज़रा इस एक्सप्रेशन को देखें, a इक्वल्स अल्फ़ा आर। तो एक दफ़ा जब अल्फ़ा आ गया तो a फाइंड करना नहायत आसान है। तो इस तीसरी इक्वेशन से हमारे पास a जो है वो इक्वल आ जाएगा, सिर्फ r से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 2mg r डिवाइडेड बाई कैपिटल m कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल m r। और इसमें अगर हम अगेन वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आता है 4.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने लीनियर एक्सेलरेशन भी फाइंड कर लिया, क्योंकि एक दफ़ा जब एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया तो लीनियर एक्सेलरेशन एक बहुत ही आसान से रिलेशन के साथ उससे रिलेटेड है। और जब हमारे पास ये a आ गया तो अब ज़रा इस इक्वेशन को देखें। इस एक्सप्रेशन से, पहली एक्सप्रेशन से t जो है वो सिंपली m इंटू जी माइनस a है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं t को दोबारा लिखूँ इस पहली एक्सप्रेशन से तो जो t है मेरे पास, ये हमारे पास आता है इक्वेशन 1 से। लेट मी राइट हेयर, इक्वेशन 1 से हमारे पास जो t है वो इक्वल आता है m, लेट मी राइट इट अगेन, आई डोंट लाइक इट। सो ये आता है m इंटू जी माइनस a। तो आप चाहें तो a की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, चाहें तो ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। और जब आप ये सारा काम करते हैं तो हम गोना राइट द फाइनल एक्सप्रेशन। तो हमारे पास जो t आता है वो इक्वल आता है m स्मॉल m कैपिटल M g डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। तो ये हमारे पास आती है t की वैल्यू। और t की वैल्यू जब न्यूमेरिक वैल्यू आप लेते हैं, यानी कैपिटल M स्मॉल m और g की वैल्यूज़ आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये आंसर आता है हमारे पास 6 न्यूटन। तो हमने t भी फाइंड कर लिया। तो जो मेन पॉइंट था वो सिर्फ ये था कि ये जो नॉन इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस हैं वे ये ज़रा भी मुख्तलिफ नहीं हैं इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन से। बस ये है कि इक्विलिब्रियम एप्लीकेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशंस हैं समेशन f इक्वल्स 0 होती थी और समेशन टाउ इक्वल्स 0 होती थी। और इस सिनेरियो में सिंपली राइट हैंड साइड पे समेशन f इक्वल्स m टाइम्स a आ जाता है, या फिर समेशन टाउ इक्वल्स i टाइम्स अल्फ़ा आ जाता है।
और इनमें कुछ भी मुख्तलिफ नहीं है। सो लेट मी क्विकली सॉल्व वन मोर एग्जांपल फॉर यू जो इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी, और उससे के बाद होपफुली आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं दूसरी जो प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूँ वो ये एक्सरसाइज 38 है बुक के अंदर, और इसकी स्टेटमेंट ये है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m आर कनेक्टेड बाय अ लाइट स्ट्रिंग ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली ऑफ रेडियस r एंड रोटेशनल इनर्शिया I। तो ये हमारे पास डायग्राम दी हुई है, ये पुली है और इस पुली का जो रोटेशनल इनर्शिया है वो I है, और टू ब्लॉक्स है हमारे पास जो स्ट्रिंग के ज़रिए इस पुली के ऊपर से गुजर रहे हैं। द स्ट्रिंग डज नॉट स्लिप ऑन द पुली एंड इट इज़ नॉट नोन वेदर आर नॉट देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेन्स एंड द स्लाइडिंग ब्लॉक। When this system is released, it is found that the pulley turns through an angle theta in time t and the acceleration of the blocks is constant. And this is very important point. हम जितने भी प्रॉब्लम करेंगे, इवन ये नॉन इक्विलिब्रियम एप्लीकेशंस के अंदर, नॉन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि सिस्टम के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है, लेकिन वो एक्सेलरेशन जो है वो बज़ाते खुद कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो तो वो फोर्सेस टाइम डिपेंडेंट बन जाती हैं और हमें बिल्कुल स्टार्ट से नई तरह की इक्वेशंस ड्राइव करनी पड़ती हैं न्यूटन का जो जनरल मेथड है उसको यूज़ करके, और उसमें हमें फोर्सेस और एक्सेलरेशंस को टाइम डिपेंडेंट रखना पड़ता है। सो अगेन हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होता है लेकिन कांस्टेंट है, और हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पुली, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स एंड व्हाट आर द टेंशंस इन द अपर एंड लोअर सेक्शंस ऑफ द स्ट्रिंग्स। ऑल आंसर्स आर टू बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ दीज फैक्टर्स। तो इसमें हमने टेंशंस कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग्स के अंदर, और लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, और आंसर्स को सिंपली इन फैक्टर्स की फॉर्म में छोड़ देना है, कोई न्यूमेरिक वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं करनी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो हम प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला काम जो करते हैं वो ऑफ कोर्स फ्री बॉडी डायग्राम है, और फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमें जो चीज़ सबसे पहले चाहिए वो ये है कि हम इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करें। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास टेबल है, और इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास पुली है जो इस लगी हुई है यहाँ पे, और फिर आप दो मैसेज दिखा सकते हैं यहाँ पे। फ़र्ज़ करें कि ये पहली मैस है जो टेबल के ऊपर मौजूद है, ये हमारे पास एक मैस है, और दूसरी मैस जो है वो यहाँ पे दूसरी तरफ लटकी हुई है, और दोनों मैसेज जो हैं उनकी जो वैल्यूज़ है वो बराबर है। जो उन्होंने कैपिटल M लिखाया है मैं इसको स्मॉल m ही लिखूँगा, लेकिन चूँकि एक ही m है तो हमें इशू नहीं होगा। फर्दर ये जो मैसेज हैं ये स्ट्रिंग जो है ये पुली के ऊपर से जाती है, तो हम इनको यूँ शो करवा सकते हैं, ठीक हो गया। और ये पुली ऑफ कोर्स यहाँ पे कनेक्टेड है, और बाकी पुली का रेडियस और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है, और टेंशन्स भी उन्होंने बताई हुई हैं कि जो टेंशन इस स्ट्रिंग में है वो T2 है, जो टेंशन इस स्ट्रिंग में है वो T1 है, और यही T1 हमारे पास इधर भी होगी, और यही T2 जो है वो इधर भी होगी। जैसे मैंने लास्ट प्रॉब्लम में एक्सप्लेन किया कि ये सारी स्ट्रिंग्स जो हैं ये अंडर सेम टेंशन होती हैं, तो इसलिए पूरी स्ट्रिंग के अंदर एक जैसी टेंशन होती है। तो ये हमारे पास सिस्टम है, और अब हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और ये जो
टेंशन्स हैं दोनों पार्ट्स में स्ट्रिंग के, ये वाली चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, समेशन एफ इक्वल्स एम ए एंड समेशन टाउ इक्वल्स आई टाइम्स अल्फ़ा। और एडिशनली हम देखेंगे कि अगर हमें मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो हम उस नॉलेज से निकालने की कोशिश करेंगे जो चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन करते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो टुवर्ड्स राइट है और जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। दिस इज़ जस्ट द यूजुअल वे ऑफ चूजिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। और उसके बाद अब मैं फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करता हूँ, और फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास समेशन एफ इक्वल्स एम टाइम्स ए। और ये हमारे पास दरअसल दो इक्वेशंस होती हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम टाइम्स ए और समेशन एफ वाई इक्वल्स एम टाइम्स ए। इसको मैं ए एक्स कहता हूँ, इसको मैं ए वाई कहता हूँ। लेकिन हम देखेंगे कि चूँकि सिस्टम जो है वो पूरे का पूरा एज अ होल मूव करता है, जिस जानिब भी मूव करेगा वो, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो पूरे के पूरे सिस्टम में एक ही होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक चीज़ भी मूव करती है तो उसके साथ दूसरी चीज़ भी मूव करेगी, और वो सारी की सारी सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगी। तो अब ज़रा हम देखते हैं कि हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कौन सी फोर्सेस हैं। और अगर हम गौर करें तो एक्स एक्सिस, और एक और बात भी यहाँ पे नोट करने वाली है कि चूँकि हमारे सिस्टम में दो मैसेज हैं तो हमने ये वाली दोनों इक्वेशंस दोनों मैसेज के ऊपर सेपरेटली लगानी है। इसका मतलब ये है कि अब मैं अगर पहले लगाता हूँ इस मैस के ऊपर जो टेबल के ऊपर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि अब मैं इस सारे को इधर नीचे लेके आता हूँ, तो मैं अब इसको लिखता हूँ फार मैस ऑन टेबल। तो अब जो मैस टेबल के ऊपर है, मैंने ये वाली दोनों इक्वेशंस उस मैस के लिए लिखनी है। तो उसके लिए हमारे पास समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम ए एक्स जो है ये हमें देगी। अब ज़रा गौर करें कौन सी फोर्स है जो खींच रही है इस मैस को, सिर्फ एक ही फोर्स है और वो ये T2 है। तो इसका मतलब है T2 जो है वो इसको खींच रही है टुवर्ड्स राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा T2, और इसी एक फोर्स के अंडर उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको मैं कहता हूँ MAX। और मैंने आपको आर्ग्यू किया है, बल्कि मैं इसको इधर लिख भी देता हूँ कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो चूँकि सिस्टम कनेक्टेड है सारे का सारा, तो वो एक ही होगा, और मैं उस एक्सेलरेशन को A से रिप्रेजेंट करता हूँ। ठीक है, ये कंडीशन हमें मालूम है। तो इसका मतलब है कि मैं इस वाली एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ T2 इक्वल्स M टाइम्स A। सही हो गया। ये x वाली कंडीशन से आ गई, मैं इसको कर लेता हूँ बॉक्स के अंदर, ऑल्दो आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको यूज़ करूँगा या नहीं, बट देखते हैं। और जो हमारे पास समेशन एफ वाई से आती है इक्वेशन, यानी समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए, और ये अभी तक पहली मैथ्स की बात है, ये हमें देती है, अगर आप देखें तो ये है हमारे पास m जो टेबल के ऊपर है जिसको हम देख रहे हैं, और इसके ऊपर हम देखें तो y एक्सिस के अलॉन्ग एक्चुअली कुछ फोर्सेस लग रही हैं। लेट मी शो यू दोज फोर्सेस। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट एक्ट कर रहा है तो वो mg है, और अपवर्ड डायरेक्शन में इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है। लेकिन चूँकि y एक्सिस के अलॉन्ग इस मैस की कोई मोशन नहीं है तो सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो ये हमें सिंपली देता है n इक्वल्स mg। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन हम इसको इधर लिख लेते हैं कि अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ी इसको इस्तेमाल करने की तो हम कर लेंगे। अब यही काम हमने दूसरी मैथ्स के लिए भी करना है। तो अब मैं करता हूँ फॉर मैथ्स फॉर हैंगिंग मैथ्स। ठीक है, तो अब मैं यही दोनों इक्वेशंस लगाता हूँ हैंगिंग मैथ्स के लिए। तो फॉर हैंगिंग मैथ्स, फॉर हैंगिंग मैथ्स, तो इस मैथ्स के लिए जब मैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स एम ए यूज़ करता हूँ तो ये मुझे देती है हैंगिंग मैथ्स को। अगर आप देखें ये वाली मैथ्स है,
तो ये मैस एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर रही, तो ना तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और ना ही इसके अंदर एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। सो इट्स जस्ट 0 इक्वल्स 0 कंडीशन, तो इट डजंट गिव अस एनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब मैं समेशन एफ वाई लगाता हूँ इसके ऊपर, दूसरी मैस के ऊपर जो हैंग कर रही है, इक्वल्स एम ए, तो अब देखें ज़रा कि वाई एक्सिस के लॉन्ग कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। इस मैस का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एम जी, ठीक है। तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और टी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर हम ये फ़र्ज़ करें कि ये सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एम जी इसका मतलब है ज़्यादा होगी टी से, तो ये बन जाएगा एम जी माइनस टी वन इक्वल्स एम ए। तो ये एक्सप्रेशन हमें देगी एम जी माइनस टी वन इक्वल्स एम टाइम्स ए। तो ये मेरे पास एक और इक्वेशन आ गई समेशन एफ वाई इक्वल्स एम ए की कंडीशन से। ठीक हो गया। तो अब मेरे पास 2 इक्वेशंस आ गई हैं, 3 इक्वेशंस एक्चुअली आ गई हैं। देखता हूँ कि इनमें से कौन कौन सी मेरे लिए यूज़फुल है उन चीज़ों को अखज़ करने के लिए जो मुझे चाहिए। तो मैंने अब ये वाला काम कर लिया, समेशन एफ इक्वल्स एम ए वाली कंडीशन लगा ली। ठीक है। यहाँ से एक और पॉइंट भी जो आपको माइंड में रखना है वो ये है कि आपने समेशन एफ इक्वल्स एम ए सिस्टम के अंदर जितनी मैसेज हों हर एक के ऊपर लगानी होती है। अब हमने लगानी है समेशन टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा। और अगर आप गौर करें तो टाउ जो है, टार्क जो है, वो इस पुल्ली की वजह से प्रोड्यूस होता है क्योंकि पुल्ली रोटेट होती है। और हमने ये देखना है कि पुल्ली के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, यानी कितनी फोर्सेस हैं जो पुल्ली को रोटेट करवा रही हैं। और अगर हम पुल्ली को देखें तो पुल्ली के ऊपर 2 फोर्सेस हैं, एक ये वाली टेंशन है T1 और दूसरी ये वाली टेंशन है। और इन 2 टेंशन्स के अंदर जो पुल्ली है वो रोटेट करती है, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन जो है ये हमें देगी। अब मैं अगेन अब ये वाली कंडीशन अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उससे पहले मुझे अपना जेड एक्सिस भी चूज़ करने की ज़रूरत है। तो अगेन वही काम हम करते हैं कि जेड एक्सिस जो है, जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस कमिंग आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेज। तो ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है। तो इस हिसाब से T2 की वजह से जो टार्क प्रोड्यूस होगा वो पॉजिटिव होगा, जो T1 की वजह से प्रोड्यूस होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसको हम अब लिख सकते हैं, और वो उस सिनेरियो में होगा अगर हमारा सिस्टम जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। यानी मैं अगर T2 को T1 से ज़्यादा लूँ तो पुल्ली जो है वो इस जानिब रोटेट करवेगी, इस जानिब। ठीक है, और ये मैस जो है फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन अगर T1 जो है वो ज़्यादा है T2 से तो हमारी जो मैस है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी होती है, बिकॉज दीज आर फिज़िकल थिंग्स। और जब आप वेक्टर क्वांटिटीज़ कैलकुलेट करते हैं तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है कि अगर आपने किसी चीज़ को पॉजिटिव माना है और एंड पे उसका जवाब नेगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने जो कोऑर्डिनेट चूज़ किया था वो सही नहीं था। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपका प्रॉब्लम गलत है, उसका सिर्फ मतलब ये होता है कि आपने जो डायरेक्शन चूज़ की थी सिस्टम उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो समेशन टाउ इक्वल्स 0 वाली कंडीशन हम, समेशन टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा वाली कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो जो हमारे पास है समेशन टाउ इक्वल्स आई टाइम्स अल्फ़ा, ये हमें देगा। अगेन मैं अब ये कंसीडर कर रहा हूँ कि सिस्टम जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, यानी हैंगिंग मैस जो है वो नीचे की जानिब मूव करती है। तो उस केस में ये हमारे पास बन जाएगा T1 माइनस T2, क्योंकि ये 2 फोर्सेस पुल्ली के ऊपर लग रही हैं और एंगल 90 है इनका। तो ये बन जाएगा टाइम्स R इक्वल्स आई टाइम्स अल्फ़ा, जो सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये मेरे पास एक और एक्सप्रेशन आ गई। तो मैंने अपनी जो कंडीशंस थी समेशन एफ इक्वल्स एम ए और समेशन टाउ इक्वल्स आई अल्फ़ा, उनको यूज़ करके जितनी पॉसिबल इक्वेशंस मेरे पास बनती थी वो मैंने इक्वेशंस लिख ली हैं। सही है। अब मेरे पास क्वेश्चन के अंदर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हुई थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि व्हेन द सिस्टम इज़ रिलीज्ड it is found that the pulley turns through an angle theta in time t and the acceleration of the blocks is constant. This is very important information. ये information दरअसल हमें एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में बता रही है कि जब पुल्ली
टर्न करना स्टार्ट करती है तो इसका मतलब है कि सिस्टम उस वक्त इनिशियली रेस्ट में था और पुली फिर स्टार्ट होती है। तो इधर से हम एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन से आप क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है न्यूटन की, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन के लिए जो है उसको यूज़ करके, और वो इक्वेशन जो होती है वो होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इक्वल्स ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को यूज़ करके आप एक्चुअली अल्फ़ा कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा आई जो है वो ज़ीरो है क्योंकि सिस्टम इनिशियली रेस्ट के ऊपर था। तो यहाँ से आपके पास जो अल्फ़ा आता है वो आता है 2 थीटा डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो हमने एक्चुअली बहुत चालाकी से जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उधर से अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया, और एक दफ़ा आपने अल्फ़ा कैलकुलेट कर लिया तो जो लीनियर एक्सेलरेशन है दैट्स जस्ट वन स्टेप। वो हमें पता है कि लीनियर एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ए इक्वल्स अल्फ़ा टाइम्स आर, और यहाँ से हमारे पास ए जो है वो आ जाएगा 2 आर थीटा डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो हमने एक दफ़ा जैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया फ़ौरन से लीनियर एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। और अब अगर आप गौर करें ज़रा कि ए हमारे पास आ गया है तो इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके हम T1 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो T1 हमारे पास आती है, T1 आएगी हमारे पास, लेट मी यूज़ द वाइट कलर अगेन, आई डोंट नो व्हाई इट वाज येलो बट ओके। तो T1 जो है वो आ जाएगा T1 इक्वल्स M इंटू जी माइनस ए, और अगर आप ए की वैल्यू पुट करते हैं तो ये बन जाएगा M इंटू जी माइनस ए की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 2 आर थीटा डिवाइड बाई टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास अब क्या आ गई, T1 भी आ गया। तो ये आ गया T1 और इसको भी हम अनसर्कल कर लेते हैं। ठीक हो गया, और एक दफ़ा T1 आ गया तो हम T2 भी कैलकुलेट कर सकते। अब इस वाली एक्सप्रेशन में अगर हम पुट करें तो हमारे पास जो T2 आएगा, लेट मी गो बैक टू वाइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो T2 आता है उसको आप लिख सकते हैं T2 इक्वल्स T1 माइनस आई अल्फ़ा डिवाइड बाई आर, और यहाँ से जो T2 की फ़ाइनल एक्सप्रेशन आती है वो मैं आपके लिए लिख देता हूँ। वो आती है mg माइनस 2m आर थीटा डिवाइडेड बाई टी स्क्वेयर्ड माइनस 2 आई थीटा डिवाइडेड बाई आर टी स्क्वेयर। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें अगर सिंप्लीफाई होती है, लेकिन मैंने इसको इसकी इसी हालत में ही छोड़ा हुआ है, तो मैं इसके लिए इसको भी आपके लिए बॉक्स कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आती है T2 की। तो आप देखें कि कैसे हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड थी उस सब को कैलकुलेट कर लिया है। So that's it for today's lecture, and hopefully I have one more lecture and then this chapter will be over, and I hope कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो आखिरी लेक्चर हो। तब तक के लिए बाय बाय।